तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है राजीव कुमार की, जो झारखंड के गढ़वा जिले के सुनसान जंगल के रास्ते से रात में घर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक जंगल के मोड़ पर रुक गई और कान में किसी ने फुसफुसाया, अब लौटना मत। उस रात उसने देखा जो किसी की समझ में नहीं आता और जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये एक सच्ची घटना है जो सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं गढ़वा झारखंड के एक छोटे से कस्बे में सरकारी स्कूल का शिक्षक हूं। उस दिन स्कूल का काम खत्म करने के बाद मैं डाल्टनगंज गया था कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने। लौटते लौटते रात के 10:30 बज गए। आसमान पर बादल छाए थे, हल्की नमी और जंगल की ठंडी हवा चेहरा चीरती हुई चल रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। बस मेरी बाइक की हेडलाइट और इंजन की आवाज ही उस सुनसान रास्ते में मेरा साथ दे रही थी। गढ़वा और डाल्टनगंज के बीच का रास्ता जंगलों और ऊंचे नीचे कच्चे मोड़ों से भरा है। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर रात में सफर नहीं करना चाहिए, पर मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। मैं हमेशा कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर तो इंसान के अंदर होता है। मगर उस रात मुझे अपने ही शब्द याद आकर जैसे चुभ गए। उस रात की ठंडी हवा जैसे धीरे धीरे मेरे अंदर उतर रही थी। मैं अभी भी उस रहस्यमयी आवाज के असर से पूरी तरह निकला नहीं था। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और बाइक की हेडलाइट कमजोर सी झिलमिला रही थी। डाल्टनगंज से लौटते वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि रात इतनी लंबी और डरावनी साबित होगी। जैसे ही मैं चंदवारा जंगल के हिस्से में पहुंचा, सड़क और ज्यादा तंग हो गई। दोनों ओर ऊंचे सागवान के पेड़ थे जिनकी डालियां ऊपर से एक दूसरे में उलझी हुई थी। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। उसके आगे घुप अंधेरा था। हवा में मिट्टी और सूखे पत्तों की गंध थी, लेकिन उसके साथ कुछ और था, एक सड़ी सी भारी गंध जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ मेरी बाइक की आवाज गूंज रही थी। हर थोड़ी दूरी पर लगता जैसे कोई झाड़ी हिली, कोई कदमों की आहट आई हो। मैंने खुद को समझाया, जानवर होंगे, शायद कोई लोमड़ी या जंगली बिल्ली, लेकिन अंदर कुछ था जो कह रहा था कि ये कुछ और है। मैं जैसे ही चंदवारा जंगल के मोड़ पर पहुंचा, अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमका। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, शायद हिरण या जंगली सुअर। मैंने स्पीड थोड़ी कम की ताकि टकरा ना जाऊं, पर जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, वो चीज धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो इंसान था, या शायद कुछ इंसान जैसा। कुछ कदम और बढ़े तो मैं ठिठक गया। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल और शरीर ऐसे अकड़ा हुआ जैसे किसी ने जमीन पर गाड़ दिया हो। वो एकदम स्थिर थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। हेडलाइट की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर चेहरा कुछ अजीब था, जैसे जला हुआ हो या धुंधला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, सीधी मेरी तरफ देखती हुई। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। बाइक की आवाज बंद होते ही जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा चलना बंद, झींगुर चुप, बस मेरा दिल धड़क रहा था, बहुत तेज। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो औरत बस खड़ी थी, बिना हिले, बिना बोले। अचानक उसकी साड़ी का पल्लू हिला, जैसे किसी ने धीरे से उसे खींचा हो। मैं कांप उठा। मैंने झटके से बाइक पीछे घुमाने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और बाइक लड़खड़ाकर किनारे गिर पड़ी। मैं जमीन पर गिरा, कोहनी छिल गई, घुटनों में मिट्टी लग गई। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। वो औरत अब वहां नहीं थी, बस हेडलाइट पेड़ों पर पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन हवा में वो आवाज बहुत धीमी, जैसे किसी ने कान के पास से फुसफुसाई हो, अब लौटना मत। मैं जैसे पत्थर का बन गया था। सांस रुक गई थी। कुछ सेकंड तक कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और बाइक उठाने लगा। हाथ कांप रहे थे, पैर भारी लग रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में देखा, सड़क पर कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान बने थे।
जो मेरी बाइक के पास आकर खत्म हो रहे थे। बाइक उठाते ही ऐसा लगा मानो कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। गर्दन के पीछे ठंडी सी सांस की नमी महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत करीब आकर फूंक मारी हो। शरीर सिहर उठा। मैं डरते हुए झटके से पलटा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सूखे पत्तों की हल्की सरसराहट जो रात की हवा में अजीब सी आवाज कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, ये सब सच है या मैं थकान में कुछ सुन रहा हूं? मगर अगले ही पल कान के पास बहुत धीमे लेकिन साफ स्वर में वही आवाज आई, अब लौटना मत। उस आवाज में ऐसा कुछ था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था, सर्द, गीला और बिल्कुल सूना, जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर ही फुसफुसा दिया हो। मैं एकदम से पीछे हट गया। सीने की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था बाहर आ जाएगी। जंगल अब और भी गहरा लगने लगा था। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, शाखें ऊपर से मिलकर आकाश को ढक चुकी थीं। चांदनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। मेरे चारों तरफ हरियाली नहीं, बस काले साए थे। सड़क पतली और टेढ़ी मेढ़ी थी। बाइक के इंजन की आवाज इस सन्नाटे में जैसे अजनबी लग रही थी। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की। इंजन पहले झटके में नहीं चला, दूसरी बार में चालू हुआ। मैंने एक्सेलरेटर घुमाया और जंगल के बीचों बीच दौड़ना शुरू कर दिया। पर जितना आगे बढ़ता उतना ही महसूस होता कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य साया पैदल चल रहा हो मेरे बिल्कुल बराबर में, कभी पेड़ों के पीछे से, कभी झाड़ियों के पास से। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर शाख, हर छाया मुझे देख रही है। कुछ शाखें हवा में अपने आप हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। सड़क लंबी थी, लेकिन उस रात वो खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ के बाद लगता बस ये आखिरी होगा, लेकिन फिर वही अंधेरा, वही ठंडी हवा और वही गंध, सड़ी हुई, नम और किसी पुराने जख्म जैसी। मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ाई। हेडलाइट की रोशनी में सड़क कभी दिखती, कभी ओझल हो जाती। बीच बीच में ऐसा लगता जैसे रोशनी में कुछ धुंधली आकृतियां खड़ी हैं, जो हेडलाइट पड़ते ही गायब हो जाती। मेरी सांसें तेज थीं, गला सूख चुका था। मैंने सोच लिया कि अब पीछे नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो। मगर कानों में वह आवाज बार बार गूंज रही थी, अब लौटना मत। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, पेड़ों की घनी झाड़ियां और नजदीक आती गईं। हेडलाइट की रोशनी पत्तों पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। कभी किसी बूढ़े आदमी का चेहरा, कभी किसी औरत का, कभी किसी बच्चे का। मैं जानता था यह सब मेरे डर का असर है, लेकिन उस वक्त खुद को समझाना बेकार था। अचानक मेरी बाइक के पीछे से खुरचने जैसी आवाज आई, खर खर, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो। मैं एकदम से चौंक गया। झटके से पीछे देखा, बिल्कुल खाली सड़क, सिर्फ मेरी बाइक और अंधेरा। फिर मुझे लगा कोई मेरे दाहिने कान के पास झुका है, किसी का अदृश्य सिर मेरे कान के बिल्कुल पास। और उसी क्षण फिर वही आवाज, अब लौटना मत। मेरे हाथ हैंडल से छूटते छूटते बचे। मैंने तेजी से हैंडल कसकर पकड़ा और बाइक को सीधा किया। उस मोड़ के पास पहुंचते पहुंचते मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। हवा में अब भी वही ठंडी गंध थी, सड़ी हुई और अजीब सी। जंगल की सड़क और संकरी हो गई थी। हेडलाइट की रोशनी बार बार झिलमिला रही थी, जैसे खुद डर रही हो। मैं तेजी से बाइक चला रहा था, बस यही चाहता था कि यह रास्ता किसी तरह जल्दी खत्म हो। मोड़ आते ही आदतन मैंने शीशे में झांका। जो देखा उससे खून जम गया। पीछे वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और उसकी लाल आंखें सीधे शीशे में झांक रही थीं। उसका चेहरा मेरे कंधे के पास झुका हुआ था, इतनी पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। उसके होंठ मेरे कान के बिल्कुल पास थे। उसने फुसफुसाया, अब लौटना मत। वो आवाज इस बार इतनी पास, इतनी गहरी थी कि मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। मैंने झटके से चीख मार दी और गुस्से, डर और पागलपन के मिश्रण में शीशा तोड़ दिया। कांच के छोटे छोटे टुकड़े मेरे हाथ में छुप गए। खून निकलने लगा, मगर उस वक्त दर्द का एहसास नहीं था, बस वो औरत, उसकी सांस, उसकी आवाज और मेरा डर। बाइक को मैंने इतनी तेज भगाया कि इंजन की आवाज चीखने लगी। हवा कानों को चीरती जा रही थी। आंखों में पानी आ गया,
मगर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। दिल जैसे बाहर निकल जाएगा। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, अब लौटना मत। हर बार जब बाइक झटके से उछलती, लगता वो और करीब आ रही है, जैसे उसका चेहरा अब और झुक गया है मेरे कंधे से लगकर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ठंडी उंगलियां मेरे कमर के पास पकड़ रही हों। मैंने एक पल के लिए सोचा, अगर मैं बाइक रोक दूं तो क्या होगा, लेकिन उसी समय मेरे कान के पास बहुत ठंडी बर्फ जैसी सांस महसूस हुई। मैंने डर के मारे और स्पीड बढ़ा दी। जंगल अब और अंधेरा हो गया था। हेडलाइट से आगे कुछ नहीं दिख रहा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे ऊपर झुक कर देख रहे हों। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, बस वही आवाज, इस बार बहुत हल्की, अब लौटना मत। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। सड़क वही थी, पर अब पहचान में नहीं आ रही थी। कभी दाईं तरफ झाड़ियां, कभी बाईं तरफ गहरी खाई, कभी अचानक पेड़ के बीच एक काला साया। मैंने सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गर्दन के पास उसकी ठंडी सांस अब भी महसूस हो रही थी। कानों में उसके बाल लग रहे थे, गीले, ठंडे। बाइक इतनी तेज चल रही थी कि छोटे छोटे पत्थरों पर उछल रही थी। हर झटके पर लगता वो और करीब आ रही है, जैसे वो मेरे कंधे पर अपना सिर रख देगी। मैंने पागलों की तरह एक्सेलरेटर घुमाया। इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी, लेकिन मैंने नहीं रोका। एक जगह अचानक सड़क के बीच कोई काला जानवर सा दौड़ कर निकला। मैं झटके से ब्रेक मारते मारते बचा। बाइक हिल गई। मुझे लगा अब गिरूंगा। उसी समय मेरे कान के पास फिर वही फुसफुसाहट, अब लौटना मत। मेरे गले से चीख निकली। मैं कांप रहा था, मगर बाइक दौड़ती रही। कुछ मीटर आगे जाकर एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था गढ़वा, 15 किलोमीटर। मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी कि शायद अब जंगल खत्म होने वाला है। जब मैं उस सुनसान जंगल से किसी तरह निकलकर बंशीपुर के पुराने शिव मंदिर के सामने पहुंचा, तो सांसें टूटती सी महसूस हो रही थीं। शरीर पसीने में भीगा हुआ था और हाथ अब भी कांप रहे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में बादल घिर आए थे, हवा ठंडी हो चुकी थी और मंदिर के बाहर एक आध दीपक टिमटिमा रहे थे। उनके पीले से उजाले में मंदिर की दीवारें जैसे सांस ले रही हों। मुझे लगा कि मैं बच गया हूं। वहां कुछ लोग बैठे थे, 3 गांव के बुजुर्ग, जो शायद किसी व्रत या पूजा के लिए रुके थे। मैंने बाइक मंदिर के सामने रोक दी और जैसे ही इंजन बंद हुआ, चारों तरफ का सन्नाटा और भी भारी हो गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से मंदिर की चौखट तक पहुंचा और वहीं बैठ गया। सांस इतनी तेज चल रही थी कि खुद को सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ बेटा, चेहरा पीला क्यों पड़ा है? मैंने बस इतना कहा। जंगल के मोड़ पर कोई औरत थी, वो, और गला रुंध गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक ने धीरे से कहा, भीतर आजा बेटा, भगवान के घर में डर नहीं रहता। मैं अंदर गया। वहां एक पुराना शिवलिंग था, जिसके चारों ओर दीपक जल रहे थे। अगरबत्तियों की महक से थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और उस औरत का चेहरा फिर सामने आ गया। वही लाल आंखें, खुली बालों की लटें और कान के पास की वो फुसफुसाहट, अब लौटना मत। मुझे लगा जैसे वो अब भी वहीं बाहर खड़ी है, मंदिर की दीवार के पार। हवा की हर सरसराहट में वही आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी, जो शायद मंदिर का पुजारी था, आया और बोला, कहां से आ रहे हो? मैंने बताया कि मैं गढ़वा से हूं और डाल्टनगंज से बाइक से लौट रहा था। उसका चेहरा बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, छंदवारा जंगल के रास्ते से आए हो ना? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, वो रास्ता छोड़ क्यों नहीं देते लोग? 2 साल हो गए उस औरत को मरे, मगर उसकी आत्मा आज भी चैन नहीं ले पाई। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो? वो बोला, गांव की ही थी, नाम सीता देवी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो पागल हो गई थी, रात रात भर जंगल में भटकती थी। एक दिन किसी ने उसकी लाश उसी मोड़ पर देखी, सफेद साड़ी में, पेड़ से लटकी हुई। तब से जो भी उस मोड़ से गुजरता है, उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। वही कहती है, अब लौटना मत। कहते हैं, जो रुक जाए
वो कभी घर नहीं पहुंचता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, और जो रुकता नहीं? वो बोला, वो बच जाता है, पर उसके पीछे वो चलती रहती है। जब तक वो किसी और को नहीं मिलती, पीछा नहीं छोड़ती। ये सुनकर मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मैंने सोचा, क्या वो अब भी मेरे पीछे है? क्या वो मंदिर के बाहर खड़ी है? मैंने धीरे से बाहर झांका। वहां सड़क पर मेरी बाइक खड़ी थी, पर उसके पास कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले लगा कोई जानवर है, लेकिन फिर साफ दिखा। हवा के बावजूद वहां एक औरत की परछाई दीवार पर उभर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। पुजारी ने कहा, भीतर रहो बेटा, बाहर मत निकलना। सुबह होने तक ये जगह सुरक्षित है। मैं फर्श पर बैठ गया, सिर पकड़कर। बाकी लोग मंत्र जपने लगे, पर मेरी आंखें बार बार मंदिर के दरवाजे की ओर उठ रही थी। बाहर की हवा में अब भी वही हल्की फुसफुसाहट थी, अब लौटना मत। रात जैसे बीत ही नहीं रही थी। दीपक कई बार बुझा, कई बार जलाया गया। एक समय तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज मंदिर की चौखट के पास घूम रही है। करीब 3 बजे मंदिर के बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धप! सब चौंक गए। पुजारी ने एक दिया उठाया और बाहर देखा। मेरी बाइक गिर चुकी थी, पर अजीब बात यह थी कि हैंडल पर गीले बालों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर गिराया हो। पुजारी ने धीरे से कहा, सुबह तक मत छेड़ना उसे। सुबह की हल्की रोशनी थी, लेकिन जंगल के उस हिस्से में अब भी अंधेरा और नमी थी। रात भर की दहशत के बाद भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और गांव वालों के साथ उस मोड़ पर फिर गया। मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मेरे सामने वही जगह थी जहां पिछली रात मैंने वो औरत देखी थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पेड़ जैसे जमकर खड़े थे। मिट्टी अब भी गीली थी और वही पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार निशान और साफ थे। गांव के एक बुजुर्ग ने टॉर्च की रोशनी डाली तो सबकी सांसें अटक गईं। पैरों में 5 उंगलियां नहीं थीं, सिर्फ 4। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये निशान इंसानी पैरों से बड़े थे, बहुत बड़े। निशान जंगल से निकलकर सीधा सड़क के बीचों बीच आए थे और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे कोई अदृश्य चीज हवा में उड़ गई हो। मैं नीचे झुककर उन निशानों को देखने लगा। मिट्टी इतनी गीली थी कि किसी भारी चीज के दबाव से ही ऐसा निशान बन सकता था। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। तभी गांव के एक नौजवान ने धीमे स्वर में कहा, यह इंसान का नहीं हो सकता। औरत की आत्मा के पैर ऐसे थोड़े होते हैं। उसकी आवाज सुनकर सब चुप हो गए। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब लौटना मत। मैंने डर के मारे सिर झटका, पर आवाज जैसे कान में धंस गई थी। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, इस रास्ते पर जो भी रात में आता है उसके साथ कुछ न कुछ होता है। पहले भी कई लोग बोले थे कि उन्हें कोई अदृश्य चीज छूकर निकल गई, कोई साया पास से गुजरा, पर यह निशान तो पहली बार देख रहे हैं। एक महिला बोली, 2 साल पहले जब सीता देवी की लाश मिली थी, तब भी किसी ने कहा था कि मिट्टी में उसके पैरों के पास 4 उंगलियों के निशान थे। तब सबने हंस दिया था। अब देख लो, सबके चेहरे पर डर और संदेह साफ था। मैं वहां से हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमे हुए थे। बाइक वहीं पड़ी थी, उसकी हैंडल पर अब भी नमी थी, जैसे किसी ने गीले बालों से छुआ हो। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे। किसी ने कहा, छोड़ दो इस रास्ते को, यहां कुछ है जो इंसान नहीं है। मैंने हिम्मत करके बाइक उठाई। इस बार इंजन जल्दी स्टार्ट हो गया, लेकिन जब मैंने एक्सेलरेटर दबाया तो बाइक अपने आप धीमी हो गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ब्रेक पकड़ रखा हो। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने दोबारा जोर से एक्सेलरेटर घुमाया, पर बाइक आगे नहीं बढ़ी। उसी समय कान के पास वो आवाज फिर आई, अब लौटना मत। मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ों के बीच कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई सफेद साड़ी हवा में फड़फड़ा रही हो। गांव वाले दूर खड़े थे, मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बाइक लेकर किसी तरह मंदिर की तरफ भागा। हवा तेज हो गई थी, पेड़ों की शाखें जैसे रास्ता रोक रही थी। बंशीपुर मंदिर पहुंचकर मैंने बाइक एक तरफ खड़ी की और अंदर भाग गया। पुजारी वहीं बैठे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये 4 उंगलियों के निशान ये उसी आत्मा के नहीं हैं
ये उस चीज के हैं जो उसके साथ मर गई थी या उसे अपने साथ ले गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? वो बोले, जब सीता देवी की लाश मिली थी तो उसके पास कोई जानवर नहीं था, लेकिन निशान ऐसे ही थे। लोग कहते हैं उसने जंगल के किसी अदृश्य जीव को देखा था, उसी ने उसे मार दिया, और अब उसकी आत्मा भी उस जीव के साथ भटकती है। जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है उसके पास वही आवाज पहुंचती है, अब लौटना मत। ये आत्मा की नहीं, उस अदृश्य जीव की चेतावनी है। मेरी सांस अटक गई। बाहर अब भी वही ठंडी हवा बह रही थी। पुजारी ने कहा, आज रात मत निकलना बेटा, जब तक सूरज निकल ना जाए मंदिर में रहो। मैं फर्श पर बैठ गया। बाहर से हर कुछ देर में पत्तों की सरसराहट आती और हर बार ऐसा लगता कि कोई मंदिर की चौखट तक आया और लौट गया। रात का हर मिनट भारी था। करीब 3 बजे मंदिर के बाहर किसी चीज के चलने की आवाज आई, धप धप, जैसे कोई भारी चीज 4 उंगलियों वाले पैरों से चल रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पुजारी की तरफ देखा। वो मंत्र पढ़ने लगे। आवाज धीरे धीरे पास आई और मंदिर के दरवाजे के बिल्कुल सामने रुक गई। फिर वही फुसफुसाहट, अब लौटना मत। सूरज उगते ही वो आवाज थम गई। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा। मिट्टी में फिर नए निशान थे, 4 उंगलियों वाले। वो निशान मंदिर की चौखट के बिल्कुल पास तक आए थे और वहां अचानक गायब हो गए थे। गांव वाले सुबह आए। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मिट्टी देखी और सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, अब ये सिर्फ आत्मा का मामला नहीं है। ये जगह अब अशुभ नहीं, खतरनाक हो गई है। जो भी वहां जाएगा या तो पागल होकर लौटेगा या लौटेगा ही नहीं। उसके बाद उस मोड़ का नाम डर का मोड़ पड़ गया। गांव वालों ने वहां एक पत्थर रखकर छोटा सा चबूतरा बना दिया। कोई भी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरता। आज भी जब मैं स्कूल से लौटते हुए उस रास्ते से गुजरता हूं, बाइक की स्पीड खुद ब खुद कम हो जाती है। हैंडल हल्का सा भारी हो जाता है, जैसे किसी का अदृश्य हाथ उस पर हो। कानों में वही आवाज गूंजती है, अब लौटना मत। मैं जानता हूं ये सब मेरा वहम नहीं है, क्योंकि 2 साल में कई लोग उस आवाज के बाद गायब हो चुके हैं। कुछ पागल होकर लौटे जिनकी बातें कोई समझ नहीं पाया। और सबसे डरावनी बात यह है कि हर बार जब कोई गायब होता है, अगले दिन डर के मोड़ की मिट्टी में 4 उंगलियों वाले नए निशान बन जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य जीव बता रहा हो कि उसने एक और शिकार कर लिया। अब मैं किसी को भी उस रास्ते से गुजरने की सलाह नहीं देता, लेकिन अजीब बात यह है कि जब भी किसी नए आदमी को वहां से जाते देखता हूं, मेरे अंदर से वही आवाज उठती है, अब लौटना मत। और मुझे लगता है अब ये आवाज सिर्फ जंगल की नहीं, मेरे अंदर की भी हो चुकी है।